जो विगत 3 दिनों से हमने विवाह की अवधारणा के विभिन्न संदर्भों को जाना और सर्वप्रथम हमने जाना था कि विवाह की परिभाषा क्या है, विवाह किसे कहते हैं, और विशेषकर हमने इस संदर्भ में अब समस्त तथ्यों को जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि विवाह आदिम समाजों में किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। ये मैं आपसे पूर्व में ही स्पष्ट कर चुकी हूँ कि सभ्य समाजों में विवाह का संदर्भ पूर्णतः अलग है आदिम समाजों की अपेक्षाकृत। चलिए आइए हम देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने विवाह की अवधारणा के बारे में जाना था और उसके अलावा हमने विवाह के नियमों को जाना था और तत्पश्चात हमने विवाह के कुछ प्रकारों को भी जाना था। आज हम विवाह के और प्रकारों को जानते हैं। हम बहुपति विवाह पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि अभ्रातक, हमने अभी तक भ्रातक बहुपति विवाह देखा और पढ़ा और समझा था। मैं आपको याद दिलाती हूँ, भ्रातक बहुपति विवाह में हमने ये जाना था कि अगर एक बड़ा भाई किसी स्त्री से विवाह कर आता है तो उसके समस्त छोटे भाइयों की भी पत्नी बड़े भाई की पत्नी मान ली जाती है, बिना विवाह किए ही मान ली जाती है। ठीक है। अब अभ्रातक बहुपति विवाह क्या है? अभ्रातक बहुपति विवाह वह है जिसमें एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। परंतु देखिए, ये बात तो हमने भ्रातक विवाह में भी जानी, परंतु यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे पुरुष जिनके संबंध बीच में कोई निकट संबंध, ब्लड रिलेशन नहीं होते, जबकि भ्रातक विवाह में तो ब्लड रिलेशन होते हैं, यहाँ पर निकट संबंध नहीं होते। दक्षिण भारत के नायर समाज में एक स्त्री कई सामाजिक पति होते हैं और वह बारी बारी से प्रत्येक पति के पास जाकर रहती है। जिस समय जिस पति के पास रहती है उसी का उस पर स्वामित्व होता है। बात समझ गए आप कि यहाँ पर नायर जनजाति में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है, परंतु उन सारे पुरुषों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध नहीं होता। और यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन जो स्त्री इन पुरुषों से विवाह करती है वो एक समय में एक के साथ समय व्यतीत करती है, स्वाभाविक भी है, परंतु जब वो जिसके साथ समय व्यतीत करती है उस व्यक्ति का उस स्त्री पर पूर्णतः स्वामित्व होता है। ठीक है। और डॉक्टर रिवर्स ने टोडा जनजाति में भी इस प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया। हमने किसके बारे में जाना? दक्षिण भारत के नायर समाज के बारे में तो जाना अभ्रातक बहुपति विवाह के संबंध में, परंतु समाजशास्त्री डॉक्टर रिवर्स ने टोडा जनजाति में भी इस प्रकार के विवाह का उल्लेख किया और लिखा कि एक स्त्री के सभी पति भाई न होकर सगोत्री होते हैं। ठीक है। अब इसके पश्चात हम विवाह के प्रकार में आगे जानेंगे अभ्रातक परिवार में ही विवाह में कि बहुपति विवाह के प्रचलनों के कारण एकाधिक मत हैं। एकाधिक मत हैं कि अलग अलग एक से अधिक मत हैं। वेस्टरमार्क बहुपति विवाह का प्रमुख कारण जनसंख्या अनुपात को मानते हैं। वेस्टरमार्क का नाम मैं आपसे कई बार उल्लेखित कर चुकी हूँ, ये प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक है। तो वेस्टरमार्क बहुपति विवाह का प्रमुख कारण जनसंख्या अनुपात को मानते हैं और कहते हैं कि इन समाजों में पुरुषों की संख्या स्त्री से अधिक होती है। ठीक है। और बहुपति प्रथा का एक कारण इनका आर्थिक जीवन संघर्ष में होना भी एक कारक है। स्त्रियां सुरक्षा पाने के लिए एकाधिक पुरुषों से विवाह करती हैं, ऐसा वेस्टरमार्क का मानना है। पुरुष वधू मूल्य की व्यवस्था नहीं कर पाते। मैं निरंतर इस बात को दोहरा रही हूँ कि जो सभ्य समाज है, आधुनिक समाज है, विशेषकर अगर हम भारतीय संदर्भों में बात करें तो वहाँ कन्या का विवाह होने पर माता पिता, किसके माता पिता? कन्या के माता पिता अपनी बेटी को दहेज के रूप में, स्त्री धन के रूप में बहुत कुछ सामान देते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत आदिम समाजों में एक पुरुष को ये धन, जो स्त्री है जिससे वो विवाह करने जा रहा है, उसके माता पिता को देना पड़ता है, जिसे वधू मूल्य कहते हैं। तो पुरुष वधू मूल्य की जो व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए RL
कौन? R.N. सक्सेना बहुपति विवाह का प्रमुख कारण भूमि विभाजन को रोकना मानते हैं और कभी कभी संपत्ति विभाजन को रोकने के लिए इस प्रथा का पालन किया जाता है। किसका पालन किया जाता है? संपत्ति प्रथा को रोकने के लिए, संपत्ति का विभाजन ना हो सके इसलिए ये प्रथा बहुतायता प्रचलित आदिम समाजों में होती है। अब अभी तक हमने बहुपति विवाह को पढ़ा और समझा, अब हम जानेंगे बहुपत्नी विवाह। क्या है बहुपत्नी विवाह? इस प्रकार के विवाह में एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, अर्थात एक पत्नी की एक से अधिक पत्नियां होती हैं। अर्थात इसको हम यूँ समझे कि एक व्यक्ति एक से अधिक अनेक वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, इससे अधिक भी संख्या हो सकती है, संख्या कहीं निश्चित नहीं है। तो एक से अधिक पत्नियां अगर एक व्यक्ति की होती हैं तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। स्वाभाविक तौर पे जब एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्री से विवाह कर रहा है तो वो धनी होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आदिम समाजों में तो वधू मूल्य देने की परंपरा है, तो जितनी स्त्रियों से विवाह करेगा वहाँ वो वधू मूल्य तो देगा ही देगा, है ना। तो ये स्पष्ट है कि अधिकतर ये जनजातियाँ धनी एवं शक्तिशाली होती हैं। युगांडा की बगांडा जनजाति में वहाँ का शासक एवं सहायक प्रधान उप प्रधान अनेक स्त्रियों से विवाह करने का अधिकार रखते हैं। जिसके पास जितना धन और ऊंचा राजनीतिक पद होता है वह उतनी ही अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। भारत में नागा, गोंड, बेंगा और भील जनजातियों में बहुपत्नी विवाह लोकप्रिय रहा है। ठीक है, किस किस में? नागा, गोंड, बेंगा, है ना। अब इस प्रकार की प्रथा के पीछे कई कारण हैं, इनमें से आर्थिक कारण प्रमुख माना गया है। जीविका उपार्जन। जीविका उपार्जन क्या होता है? जीवन जीने के लिए जो कार्य किया जाता है एवं कृषि कार्य के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और अधिक व्यक्तियों की पूर्ति बहुपत्नी विवाह द्वारा ही संभव थी, क्योंकि अधिक पत्नियां एवं अधिक संतानें श्रम की आपूर्ति करते हैं। ऐसा माना गया कि क्योंकि कृषि कार्य है, बहुत अधिक श्रम करना है, तो एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों से विवाह करता और सभी स्त्रियों से कोई ना कोई संतान उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से खेती में, कृषि कार्य में कार्य करने के लिए जो श्रम है वो बाहर से बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही पत्नी और उनकी संतानें श्रम की आपूर्ति करते हैं। जनसंख्या अनुपात भी एक प्रमुख कारण रहा है। प्रारंभिक आदिवासी जीवन में संघर्षों एवं युद्ध की भरमार थी। ऐसे में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम होना स्वाभाविक है। ठीक है, अधिक पत्नियां सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक भी मानी जाती रही हैं। ये बात महत्वपूर्ण है और कई बार नवीनता की चाह में, ये बहुत अजीब सा प्रतीत होने वाला शब्द है, लेकिन सत्य है कि नवीनता की चाह में भी बहुपत्नी विवाह प्रथा का विकास हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम जानेंगे विवाह का अंतिम प्रकार समूह विवाह। उद्विकासवादियों और प्रमुख रूप से लुई मॉर्गन ने इस प्रकार के विवाह का वर्णन किया है। किसने? लुई मॉर्गन ने। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह की स्त्रियों के साथ विवाह करता है। मॉर्गन ने ऐसे विवाह को पुनुलून कहा है। भारत की टोडा जनजाति में लगभग यही स्थिति है। वहाँ एकाधिक भाई एकाधिक स्त्रियों से विवाह करते हैं। सभी स्त्रियाँ सभी भाइयों की पत्नियाँ एवं सभी भाई सभी स्त्रियों के पति होते हैं। अब हम जानेंगे जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके। ये बड़ी दिलचस्प बात है। भारत में या विश्व के किसी भी देश में, आधुनिक समाजों में, सभ्य समाजों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके मूलतः 2 होते हैं। भारतीय संदर्भ में बात करें, एशियन कंट्रीज़ की बात करें, एक्सट्रीमली सॉरी, तो वहाँ पर अरेंज मैरिज और लव मैरिज 2 कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन जब विकसित देशों की बात करते हैं, हम अमेरिका की बात करें या ब्रिटेन की बात करें,
तो वहाँ या जर्मनी की बात करें, कनाडा की बात करें, वहाँ पर अरेंज मैरिज का कल्चर लगभग नहीं देखने को मिलता है। एक स्त्री और एक पुरुष पहले एक दूसरे से परिचित होते हैं, फिर विवाह करते हैं, ठीक है। लेकिन आदिम समाजों में विवाह करने के, जीवन साथी प्राप्त करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। वो तरीके कौन से हैं, चलिए हम जानते हैं। पहला है परिवीक्षा विवाह। क्या है परिवीक्षा विवाह? परिवीक्षा विवाह में भावी जो दंपति है उनमें समायोजन, कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे के प्रति कितना वो एक दूसरे को समायोजित करते हैं, एक दूसरे के साथ कितना एडजस्टमेंट करते हैं, एवं योग्यता का पता लगा सके, इसके लिए लड़के एवं लड़की को विवाह पूर्व साथ साथ रहने का अवसर दिया जाता है। एंड दैट वे ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरह से लिया जा सकता है, क्योंकि आधुनिक समाजों में आज भी विवाह से पूर्व रहने की अनुमति नहीं है, लेकिन आदिम समाजों में ये प्रोविज़न है कि आप एक दूसरे के साथ, एक लड़की एक लड़के के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, और एक दूसरे को वो सम्मान दे पाते हैं नहीं दे पाते, वो एक दूसरे के साथ खुश रह पाते हैं नहीं रह पाते, ये सारी अवधारणाओं को सोच समझकर लड़के और लड़की को विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है। इस समय में वे वास्तविक पति पत्नी की तरह रहते हैं। यदि दोनों में सामंजस्य हो सकता है और लड़की गर्भवती हो जाती है तथा वे स्वयं एवं परिजन भी महसूस करते हैं कि ये जोड़ी उपयुक्त होगी, तो उन्हें सम्मानपूर्वक समारोह में विवाह बंधन में बांध दिया जाता है, ठीक है। परंतु अगर लड़के और लड़की में सामंजस्य नहीं हो पाता और लड़की के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धनराशि देनी होती है और ये जो संबंध है वो ख़त्म हो जाता है। किसको राशि देनी पड़ती है? लड़की के परिवार वालों को। हॉवेल के अनुसार इस प्रकार के विवाह का उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि लड़की संतान उत्पत्ति के योग्य है अथवा नहीं। इस प्रकार के विवाह भारत की दार्लुंग और कुकी जनजातियों में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? दार्लुंग और कुकी जनजातियों में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम हरण विवाह की, मैरिज बाय कैप्चर, ठीक है। ये विवाह का प्राचीनतम रूप है जिसका जन्म संभवतः युद्धों के कारण हुआ है, ठीक है। वस्तुतः इस प्रकार के विवाह में एक पक्ष का विरोध होता है। अमूमन कोई लड़की वो विवाह नहीं करना चाहती। कई बार ये स्थिति आई है कि लड़का विवाह नहीं करना चाह रहा, और बिहार में कई बार देखा गया है कि दूल्हे को उठा के ले जाया जाता है और जबरन विवाह कराया जाता है। ऐसी कई बार घटनाएं सामने आती हैं। तो बदलते परिवेश और नए कानून आ जाने से इस प्रकार का विवाह लगभग समाप्त हो चुका है। अब केवल अभिनयात्मक, मतलब सिर्फ एक्टिंग की जाती है हरण करने की, क्योंकि ये परंपरा मानी गई है कई आदिम समाजों में। तो इस प्रकार का एक्ट किया जाता है और वास्तविक हरण के जो हरण विवाह है, हरण विवाह का आप तात्पर्य समझ ही गए कि किसी लड़की को उसकी मर्जी के विमुख उठा के ले जाया जाए, अपहरण किया जाए। तो इस प्रकार के विवाह अब लगभग ना के बराबर है, इवन दो आदिम समाजों में भी। अब जीवन साथी प्राप्त करने का जो तरीका है वो हम देखते हैं। इसी में बुशमैन जनजाति में विवाह से पहले एक सहभोग का, साथ बैठ के, जिसे आप गेट टुगेदर कहते हैं, एक साथ खाना खाना कहते हैं, तो बुशमैन जनजाति में विवाह से पहले एक सहभोग का आयोजन किया जाता है जिसमें भावी दंपति एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और भोज में सम्मिलित अन्य व्यक्ति उनके हाथ को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। यदि इसके बाद भी वे हाथ नहीं छोड़ते तो उनका विवाह कर दिया जाता है। कभी कभी वास्तविक हरण देखने को मिलता है और लड़के लड़कियों में प्रेम संबंध, इस प्रकार के विवाह। देखिए कई बार क्या होता है, घर वाले अनुमति नहीं दे रहे होते तो, और लड़के लड़की वास्तविक तौर पे एक दूसरे से प्रेम कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार लड़का लड़की को लेके भगा जाता है और पकड़े जाने पर पंचायत के लोग या समाज के लोग पंचायत में उनका विवाह कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की कुछ जनजातियों में और बांसवाड़ा के प्रसिद्ध बेगेश्वर के मेले में लड़कियों को आकर्षित कर अपहरण कर लिया जाता है। पकड़े जाने पर लड़के के परिवार से
जुर्माना लेकर लड़की का विवाह कर दिया जाता है। लड़की की उम्र अधिक हो जाने पर लड़की के माता पिता लड़के को उकसाते हैं कि वो लड़की को भगा कर ले जाए ताकि विवाह की रस्म अदा की जा सके। भील, मुंडा, गौंड और नागा जनजातियों में इस प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं जीवन साथी प्राप्त करने के और कौन से तरीके हैं। हमने देखा हरण विवाह, हमने जाना परिवीक्षा विवाह, अब हम जानेंगे परीक्षा विवाह। परिवीक्षा और परीक्षा बिल्कुल अलग चीज़ है बच्चों, इनमें कंफ्यूज मत होना। परिवीक्षा इज़ अ प्रोबेशन पीरियड कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक लड़का लड़की साथ रह रहे हैं और अगर उनमें कंपेटिबिलिटी है तो वो साथ जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहने के लिए विवाह करते हैं। अगर वो ये महसूस करते कि उनके बीच में कंपेटिबिलिटी नहीं है तो उस रिश्ते को वहीं तोड़ देते हैं और लड़के वालों को, लड़की के परिवार को कुछ जुर्माना राशि देनी पड़ती है क्योंकि लड़के ने उस लड़की के साथ समय व्यतीत किया है। यहाँ पर जो तीसरा विवाह या विवाह करने के लिए जीवन साथी प्राप्त करने का जो तरीका है वो है परीक्षा विवाह। क्या है परीक्षा विवाह? परीक्षा विवाह है कि लड़के को अपने साहस, पराक्रम और वीरता की परीक्षा देनी होती है। कुछ जनजातियों में पुरुष को ये सिद्ध करना होता है कि वह दूसरे पुरुषों की तुलना में अमुक अमुक लड़की के लिए अधिक उपयुक्त वर है। ठीक है, तो ये देखिए आपको याद होगा कि रामायण काल में ये चर्चा रामायण काल में उल्लेखित था कि सीता स्वयंवर हुआ या महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। तो यहाँ पर एक पुरुष को ये सिद्ध करना होता है कि वह दूसरे पुरुषों की अपेक्षा कर लड़की के लिए अधिक उपयुक्त वर है। मूलतः यहाँ अपनी वीरता का प्रदर्शन करना होता है। तो अफ्रीका की जनजातियों में जिस व्यक्ति के गले में अधिक नरमुंडों की माला होती है, बड़ा डरावना सा नहीं लग रहा, परंतु आदिम समाजों में आज भी इस प्रकार की चीज़ें जो बेहद आदिम जो जनजातियां हैं, जो आज भी हर तरह के सभ्यता से दूर बिल्कुल वीरान और घने जंगलों में रहती हैं, तो वहाँ पर ये सब आज भी देखने को मिलता है। तो अफ्रीका की जनजातियों में जिस व्यक्ति के गले में अधिक नरमुंडों की माला होती है उसे कबीले की किसी भी लड़की से विवाह करने का अधिकार होता है। यह नरमुंड उन व्यक्तियों के होते हैं जिनका वध उस युवक ने किया था। सभ्यता के विकास एवं मानवतावादियों ने नरमुंडों की जगह सूअर के मुंडों की माला को मान्यता दिलवाई। अधिक सूअर के मुंडों की माला पहनने वाले को भी वीर और साहसी माना जाता है। अब जीवन साथी प्राप्त करने के अन्य तरीकों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जब ये परीक्षा विवाह की बात करें तो भारत के संदर्भ में भी जानने की चेष्टा करते हैं। गुजरात की भील जनजाति में गोथेड़ो नामक उत्सव में जो होली के दिन होता है, इसमें एक ऊंचे पेड़ या खंबे पर गुड़ एवं नारियल बांध दिया जाता है। इस खंबे के चारों ओर विवाह योग लड़कियां घेरा बनाकर नाचती हैं। बाहरी घेरे में लड़के होते हैं। जो लड़का गुड़ एवं नारियल तक पहुंच पाता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, उसी समूह में से किसी भी लड़की से विवाह करने की अनुमति होती है। अब आते हैं हम क्रय विवाह। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके, परिवीक्षा विवाह, हरण विवाह और परीक्षा विवाह। अब हम जानेंगे क्रय विवाह, मैरिज बाय परचेज। जैसा कि बिल्कुल नाम से स्पष्ट होता है कि यहाँ लड़की से विवाह करने से पूर्व उसे खरीदा जाता है, उसका मूल्य दिया जाता है। तो विवाह के बाद लड़के द्वारा परिवार से लड़की को ले जाने पर होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए कुछ धनराशि, पशु एवं कीमती कंबल आदि वधू मूल्य के रूप में लड़की के परिवारजनों को देने होते हैं। इसे एक परंपरा के रूप में देखा जाता है। क्रय विवाह का मतलब ये नहीं है कि इसका व्यापार हो रहा है कि तुम खरीद लो, फिर किसी और से ज़्यादा राशि प्राप्त हो रही है तो भाई अब तुम खरीद लो, ऐसा नहीं है। यहाँ क्रय का तात्पर्य ये हुआ जिसे हम लगातार आदिम समाजों में हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वधू मूल्य की यहाँ पर बात हो रही है कि वधू मूल्य दिया जाता है कि हमने आपकी बेटी को लिया, हम आपके एहसानमंद हैं और चूँकि आपकी बेटी अपना घर छोड़ रही है और आपके बहुत सारे कार्यों में वो सहयोग देती थी, तो उसके
के चले जाने से आपको आर्थिक क्षति होगी, तो उस आर्थिक क्षति की पूर्ति हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कुछ धनराशि, पशु और कीमती सामान आपको दे दें। ये विचारधारा पलती है और इसी विचारधारा, इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए क्रय विवाह की जो परंपरा है उसको निरंतर बनाए रखा गया है आदिम समाजों में। क्योंकि कई परिवारों में वधू मूल्य से अधिक तो दहेज दे दिया जाता है, इसके साथ लड़की और उसके परिवारों की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। अधिक वधू मूल्य का अर्थ होता है परिवार लड़की की प्रतिष्ठा अधिक है। इसका परिणाम यह भी निकलता है कि अधिक वधू मूल्य होने पर तलाक एवं उत्पीड़न जैसी घटनाएं नहीं होती। ठीक है। और वधू मूल्य की उत्पत्ति के पीछे लड़की के पालन पोषण का पारिश्रमिक प्राप्त करना होता है कि भाई लड़की के पालन पोषण में इतना जो धनराशि खर्च की गई है उससे हम प्राप्त कर सकें। और वधू मूल्य में यूँ जैसे जब भारत में बेटी की शादी में जो स्त्री धन देने की जो परंपरा थी उसका जो उद्देश्य था वो बहुत सकारात्मक था, लेकिन बाद में जो उसकी परिणति हुई आज आप लोग सभी जानते हैं कि वो एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित हो चुकी है। वो समाज में बहुत घातक प्रवृत्ति के रूप में आ चुकी है। तो वधू मूल्य में भी विकृतियाँ आ गई हैं इसमें कई, क्योंकि अब इसे सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाने लगा है। वधू मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस कारण कई युवक युवतियाँ अविवाहित रह जाते हैं क्योंकि वो वधू मूल्य नहीं चुका पाते। अनैतिक आचरण की तरफ प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसी कारण अफ्रीका की बानोट और पोंगा जनजातियों में वधू मूल्य को ला बोला कहा जाता है, जिसमें ढोर और कंबल जैसी वस्तुएं दी जाती हैं और जिसको जुटाने के लिए लड़के के निकट रिश्तेदार भी सहयोग करते हैं। भारत के अधिकांश जनजातियों में इस प्रकार के विवाह देखने के मिलते हैं। मुरडॉक ने 50% जनजाति समाजों में वधू मूल्य का अस्तित्व पाया है। भारत की गोंड, नागा, हो, संथाल, कुकी, भील आदि, ये याद रखेगा कि भारत में कौन कौन सी जनजातियों में वधू मूल्य दिया जाता है, तो गोंड, नागा, हो, संथाल, कुकी, भील आदि जनजातियों में ये क्रय विवाह जो विवाह प्रथा है वो प्रचलित है। प्रिय बच्चों, जैसा कि मैं हर कक्षा में आपसे कहती हूँ कि आपको उपलब्ध कराई समस्त जानकारी विवाह की अवधारणा के संबंध में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, इससे पूर्व की बात मैं नहीं करी, विवाह की अवधारणा के संबंध में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो समस्त जानकारी को मैंने आपके लिए कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के जो सोशियोलॉजी का जो स्टडी मटेरियल है उससे लिया है। और इसलिए मैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का आभार प्रकट करती हूँ कि उनके स्टडी मटेरियल से हमारे विद्यार्थियों को बहुत अधिक लाभ हो रहा है और इसके लिए मैं उनका आभार है और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी। और बच्चों, आशा करती हूँ कि आने वाले समय में आप बहुत सिंसियर एफर्ट्स के साथ इन सारा जो कुछ मैं आपको अध्ययन सामग्री मैंने आपको उपलब्ध कराई है PDF नोट्स के माध्यम से, वो सब आप पढ़ेंगे, ध्यान से उसे समझने की चेष्टा करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपनी क्वेरीज़ को डालें और आप जानते हैं कि आपकी हर क्वेरीज़ को आने वाले समय में सुलझाने की संपूर्ण रूप से चेष्टा की जाएगी। और पढ़िए, बहुत उन्नति कीजिए। और आपके सीनियर्स जो इस वक्त 3rd ईयर की परीक्षा दे रहे हैं, अगर आपको लगता है आपका कोई नॉन 3rd ईयर का है और अगर सिर्फ जो आपका कॉलेज है वही नहीं, आपका कोई भी नॉन है परिचित और आपको लगता है कि आप उसका इस जो आपका YouTube चैनल है उसको अगर उसका कोई भी वीडियो आप भेजकर उसका हितार्थ कर सकते हैं, उसका फ़ायदा कर सकते हैं, तो आप बेझिझक भेजिए। ये तो सभी के फ़ायदे के लिए, विद्या पर कभी भी किसी का एकाधिकार नहीं होता। तो आपके अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।